गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, अपन लास्ट क्लास के अंदर मृदा निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। उनमें जो तीन प्रक्रियाएं अपनी हो गई थी और आज अपन जो चौथी प्रक्रिया है, फोर्थ नंबर की जो प्रक्रिया है जिसे अपन बोलते हैं पेड़ जोलीकरण, उस पेड़ जोलीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपन पढ़ते हैं। 4 नंबर की अपनी प्रक्रिया है प्रक्रिया का नाम है पेडोजोलीकरण। देखो बच्चों, पेडोजोलीकरण जो प्रक्रिया होती है इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि मृदा की जो विभिन्न संस्तरें होती हैं और सबसे ऊपर वाली जो संस्तर होती हैं उस संस्तर में से ह्यूमस और सेस्क्वी ऑक्साइड जो होते हैं, ह्यूमस और सेस्क्वी ऑक्साइड जो होते हैं उनका ऊपरी परत से निक्षालित होकर नीचे की परत में चला जाना पौध जलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। पौध जलीकरण की प्रक्रिया के अंदर ह्यूमस व सेस्क्वी ऑक्साइड ऊपर वाली परत से नीचे की परतों के अंदर नीचे की संस्तरों में चले जाते हैं। वो प्रक्रिया कहलाती है पौध जलीकरण। पौध जलीकरण प्रक्रिया कहलाती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि मृदा की ऊपरी संस्तरों में से ह्यूमस व सेस्क्वी ऑक्साइडों के निक्षालित होकर नीचे की परतों में चला जाना पौध जोलीकरण कहलाता है। देखो बच्चों, ह्यूमस और जो सेस्क्वी ऑक्साइड होते हैं उनका नीचे की परत में चला जाना ही क्या कहलाता है? पौध जोलीकरण कहलाता है। यह जो प्रक्रियाएं होती हैं बच्चों, ये ठंडे व नम्र प्रदेशों के अंदर अधिक मात्रा में होती हैं। यदि हम इस पौधजोल के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो आपके जो पौधजोल है ये शब्द लिया गया है रूसी भाषा से। रूसी भाषा के अंदर ये शब्द लिया गया है पौधजोला से, जिसका अर्थ होता है राख के समान। यहाँ अपन ये लिखें कि पौधजोल शब्द रूसी भाषा के पौधजोला से लिया गया है। पौधजोला से लिया गया है। ध्यान रखना बच्चों, पौधजोल शब्द रूसी भाषा के पौधजोला से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों राख के समान। अर्थात जो राख के समान होते हैं उसके लिए पौधजोल शब्द का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, जो संपूर्ण सोलम जो होती है वो निक्षालित होकर नीचे चली जाती है। संपूर्ण सोलम निक्षालित होकर नीचे चली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जितने भी क्षार होते हैं वो क्षार क्या होता है? मृदा में से निष्कासित हो जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जो मृदा होती है वो मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। मृदा का संपूर्ण सोलम निक्षालित होकर नीचे चले जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण जो क्षार होते हैं उसका क्या हो जाता है? निष्कासन हो जाता है और मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि बच्चों इस प्रक्रिया में संपूर्ण सोलम निक्षालित होकर नीचे
चली जाती है, जिससे संपूर्ण क्षार निष्कासित हो जाते हैं और मृदा अम्लीय हो जाती है। देखो बच्चों, इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप जो मृदा बनती है वो मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, और अम्लीय प्रकृति की मृदा बनने का कारण यह होता है कि जो सोलम होती है उसका निष्कालन हो जाता है, नीचे चली जाती है, जिससे क्षार जो होते हैं मृदा में उपस्थित ये क्षार नीचे की तरफ चले जाएंगे, और जब मृदा से क्षार निष्कासित हो जाएंगे तो उसके अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है। तो ये प्रक्रिया जहाँ होती है, पौडजोलीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया अम्लीय मृदा का निर्माण करने का काम करती है। देखो बच्चों, अपन यहाँ चर्चा करें तो ये पौडजोलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह ठंडे व नम प्रदेशों के अंदर अधिक मात्रा में होती है। यह प्रक्रिया ठंडे व नम प्रदेशों में अधिक मात्रा में होती है। यह प्रक्रिया बच्चों ठंडे और जो नम प्रदेश होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर अधिकतम मात्रा के अंदर पौडजोलीकरण की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ अपन दूसरी प्रक्रिया की बात करते हैं जिसको बोलते हैं लेटराइजेशन। लेटराइजेशन के बारे में अपन यहाँ नोट डाउन करें, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, ये भी एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इस प्रक्रिया के अंदर जो आयरन होता है, एल्यूमिनियम होते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो ऊपरी संस्तर जो होती हैं, उन ऊपरी संस्तरों से क्या होता है, ऊपरी संस्तर जो होती हैं उनमें रह जाते हैं, और बाकी जो सिलिका होती हैं वो निक्षालित होकर नीचे चली जाती हैं। अर्थात मृदा के ऊपरी संस्तरों के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि जो सिलिका होती है वो नीचे जाके नीचे के संस्तरों में जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं लेटराइजेशन। तो इस प्रक्रिया में अगर हम डेफिनेशन इसकी लिखें तो ऐसे लिख देंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें मृदा की ऊपरी संस्तरों में आयरन व एल्यूमिनियम, ऊपरी संस्तरों में आयरन व एल्यूमिनियम रह जाते हैं, जबकि सिलिका नीचे के संस्तरों में निक्षालित हो जाती है। सिलिका नीचे चली जाएगी और ऊपर वाले जो संस्तर होंगे उसके अंदर आयरन व एल्यूमिनियम रह जाते हैं। लेटराइजेशन कहलाती है। लेटराइजेशन कहलाती है। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रोसेस के अंदर आयरन और एल्यूमिनियम ऊपर की संस्तरों में जमा हो जाएंगे, जबकि आपके सिलिका जो होगी वो नीचे की परतों के अंदर जाके जमा हो जाएगी। इस प्रोसेस के अंदर जो मृदा होती है वो मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। इस प्रोसेस में मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाएगी। और साथ ही में यदि हम बात करें तो जो लेटराइजेशन की बात करते हैं तो लेटेराइज जो शब्द है, लेटेराइट, ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। लेटेराइन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल व कठोर।
अर्थात आपके जो मृदा होती है, जिन संस्तरों के अंदर आयरन व एल्यूमिनियम उपस्थित हो जाते हैं, वो मृदा आपके लाल और कठोर हो जाती है। और लेटेराइट जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल व कठोर। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं कि इस प्रक्रिया से निर्मित मृदा, इस प्रक्रिया से निर्मित मृदा, इस प्रक्रिया से निर्मित मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। इस प्रक्रिया से निर्मित मृदा बच्चों कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। और यदि हम बात करें तो आपके जो ये शब्द है लेटेराइट, लेटेराइट शब्द जो है बच्चों, ये शब्द लिया गया है, लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, लेटेराइट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है ईंट के समान लाल व कठोर, ईंट के समान लाल व कठोर। अर्थात जहाँ पे लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है उस जगह की जो मृदा होती है बच्चों वो लाल और कठोर हो जाती है। अब ये होती क्यों है, इस बारे में यदि हम बात करें तो सामान्यतः ये लाल रंग होता है आपके आयरन ऑक्साइड के कारण। अर्थात फेरिक ऑक्साइड जो होता है, Fe2O3 जो होता है, वो आपके संस्तर ए के अंदर जमा हो जाता है। सबसे ऊपर वाली जो परत O होती है उसके नीचे ए होती है। तो इस संस्तर के अंदर आपके आयरन ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः ये फेरिक ऑक्साइड के रूप में जमा हो जाता है, जिसके कारण इस परत का नाम जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि ये संस्तर सामान्यतः लाल रंग की हो जाती है। ये फेरिक ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Fe2O3, जिसे सामान्य रूप से अपन बोलते हैं हेमेटाइट। ये फेरिक ऑक्साइड या हेमेटाइट के जमा होने के कारण होती है। देखो बच्चों, ये जो प्रक्रिया होती है ये क्यों होती है? ये होती है फेरिक ऑक्साइड के संस्तर ए के अंदर जमा हो जाने के कारण ये प्रक्रिया संपादित होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे ही संबंधित लेटराइजेशन से संबंधित एक दो बातें और नोट डाउन करेंगे। लेटराइजेशन की प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, और लेटेराइट का मतलब होता है ईंट के समान लाल और कठोर। अर्थात जहाँ पे मृदा निर्माण होती है वो मृदा लाल और कठोर होती है, और होने का कारण मैंने अभी आपको बताया वो है फेरिक ऑक्साइड का जमा हो जाना। संस्तर ए जो होती है उस संस्तर में आपके फेरिक ऑक्साइड जमा हो जाता है, जिसके कारण जो संस्तर होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। आगे बच्चों यदि हम बात करें तो ये जो प्रक्रिया होती है लेटेराइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया आपके सामान्यतः उष्ण या फिर अर्ध उष्ण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा मात्रा में होती है। यह प्रक्रिया उन क्षेत्रों में होगी जो उष्ण होंगे या फिर अर्ध उष्ण क्षेत्र होंगे। इसी के साथ वहाँ का जो तापमान होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है। साथ में जो वर्षा होती है वो भी वहाँ पर अधिक मात्रा में होती है। जहाँ पर लेटेलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो उष्ण या अर्ध उष्ण क्षेत्र होते हैं, और साथ ही में वहाँ का ताप और जो वर्षा होती है वो अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ आप नोट कीजिए कि ये प्रक्रिया उष्ण व अर्ध उष्ण क्षेत्रों में
अधिक होती है। ध्यान रखना बच्चों, ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ये प्रक्रिया उष्ण व अर्ध उष्ण क्षेत्रों के अंदर अधिक मात्रा में होती है, जहाँ का तापमान और वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है, जहाँ का तापमान भी अधिक, जहाँ का तापमान भी अधिक व वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है। देखो बच्चों, वर्षा भी अधिक मात्रा में होती है उन क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों के अंदर जो तापमान होता है वो भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है, और इसी कारण वर्षा जो होती है वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होती है। देखो बच्चों, अपन यहाँ बात करें तो आपके जो कार्बनिक और यौगिक जो होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं? निक्षालित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ निक्षालित होके हैं और नीचे चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जो असहनीय स्तर होती हैं उस असहनीय स्तर के अंदर सैचुरिक ऑक्साइड की मात्रा लेटराइजेशन की प्रक्रिया के अंदर बढ़ जाती है। तो अपन यहाँ लिखें कि कार्बनिक और जो मृदा के मौलिक पदार्थ होते हैं उनका निक्षालन होता है, जिससे सैचुरिक जो ऑक्साइड होती हैं उसकी मात्रा मृदा में बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में कार्बनिक व पैतृक पदार्थों का निक्षालन हो जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर कार्बनिक व पैतृक पदार्थों का निक्षालन हो जाता है। निक्षालन के प्रोसेस में आपको पता है ऊपरी संस्तर से इन पदार्थों का नीचे के संस्तर में चला जाना निक्षालन कहलाता है। तो पैतृक पदार्थों का निक्षालन यहाँ पे हो जाता है, और इसी के साथ इस परत के अंदर आपकी जो सैचुरिक ऑक्साइड होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण इस संस्तर में सैचुरिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। सैचुरिक ऑक्साइड जो होते हैं उनकी मात्रा आपके कौन से में? इस संस्तर के अंदर मात्रा बढ़ जाती है। इसी के साथ आपके जो ये लेटराइजेशन की प्रक्रिया है वो समाप्त होती है। आगे की जो प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं कैल्सीकरण, उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। आगे की प्रोसेस है बच्चों अपने 6वां स्टेप है कैल्सीकरण। कैल्सीकरण क्या होता है पहले उसके बारे में अपन यहाँ बात करते हैं बच्चों। तो आपके जो मृदा की ऊपरी परत होती है, मृदा के जो ऊपरी परत होती है उस ऊपरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट का संचलन व अवक्षेपण जो होता है उस प्रक्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। मृदा की सबसे ऊपर की परत में कैल्शियम कार्बोनेट का संचलन या फिर अवक्षेपण जो होता है उस प्रक्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि मृदा की ऊपरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन व मृदा की ऊपरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन व अवक्षेपण की प्रक्रिया कैल्सीकरण कहलाती है। मृदा की ऊपरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन व अवक्षेपण की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को कैल्सीकरण कहते हैं। इसी के साथ बच्चों इसमें आपको ध्यान रखने की बात है कि ये प्रक्रिया आपके सामान्यतः उन क्षेत्रों में होगी जहाँ
CO2 गैस जो होती है वो जड़ों के नज़दीक पाई जाती है। पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ों के नज़दीक जो CO2 होती है वो अधिक मात्रा में होती है। ये जो CO2 होती है ये जल के साथ क्रिया करती हैं और साथ में जो कैल्शियम होता है मृदा में उसके साथ भी क्रिया कर लेती हैं और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया जब होती है तो आपके CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है जड़ों के पास, जिसके कारण ये CO2 जल की उपस्थिति में कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। तो अपन यहाँ नोट करें कि इस प्रक्रिया में जब पौधों की जड़ों के पास CO2 अधिक मात्रा में हो जाती है, जब CO2 पौधों की जड़ों के पास CO2 अधिक मात्रा में हो जाती है तो यह जल व कैल्शियम आयन के साथ क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है। ध्यान रखना बच्चों, सामान्यतः मृदा के अंदर जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उन जड़ों के पास CO2 की अधिकता हो जाती है। ये जो CO2 होती है ये जल और कैल्शियम के साथ क्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देती है और कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण की क्रिया ही क्या कहलाती है? कैल्सीकरण कहलाती है। इस क्रिया को यदि हम स्टेप वाइज देखें तो बच्चों आपके सबसे पहले जो ये CO2 है ये CO2 क्या करती है? H2O के साथ क्रिया करती है। सबसे पहले क्या होता है, ये CO2 जो होती है वो H2O के साथ क्रिया करती है और बनाती है H2CO3। ये H2CO3 बच्चों ये है कार्बनिक अम्ल। ये H2CO3 क्या है बच्चों? ये H2CO3 है कार्बनिक अम्ल। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये जो H2CO3 है ये कैल्शियम के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर देता है। ये H2CO3 कैल्शियम के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर देता है। ये आपके कार्बनिक अम्ल है। ये कार्बनिक अम्ल जो है वो आपके किसके साथ? कैल्शियम के साथ क्रिया कर रहा है और कैल्शियम के साथ क्रिया करने से आपके किसका निर्माण हो गया है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया है। इसी के साथ इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर क्या बनता है? जल भी बन जाता है। इसको आप संतुलित कर लीजिए। ये आपके यहाँ 2 आ जाएगा और संतुलित है। इसका नाम बच्चों आप लिख सकते हैं, ये क्या है? यह है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये CO2 के साथ क्रिया करता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये CO2 के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट जल और CO2 का निर्माण कर देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये CO2 के साथ क्रिया करता है। ये CaCO3 H2O और कुछ मात्रा में CO2 का निर्माण कर देगा। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो चुका है बच्चों। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट ही क्या है? ये कैल्सीकरण की प्रक्रिया में निर्मित हो गया है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। इसको आप संतुलित करना चाहें तो यहाँ 2 लगा दीजिए। ये रिएक्शन आपके संतुलित हो चुकी है। अब आप इसको देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है, कैल्सीकरण की प्रक्रिया को अपन देखें
तो कैल्सीकरण की प्रक्रिया किसे बोलेंगे? मृदा की ऊपरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन व अवक्षेपण की प्रक्रिया कैल्सीकरण कहलाएगी। कैल्सीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है, जड़ों के पास उपस्थित जो CO2 गैस होती है वो अधिकता में उपस्थित हो जाती है, क्योंकि जड़ें श्वसन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 गैस उत्पन्न कर देती हैं, जिससे CO2 अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती है। ये जल और कैल्शियम के साथ क्रिया करती हैं। जल और कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। ये इन चरणों में अभिक्रियाएं पूरी होती हैं। पहले CO2 H2O के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है बच्चों, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ही आपके क्या हो जाएगा, अपघटित होगा। और अपघटित होने के बाद ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपके कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 का निर्माण कर देगा। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में हम बात करें तो ये प्रक्रिया सामान्यतः उन क्षेत्रों में होगी जहाँ पर मृदा शुष्क होती है और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो निर्मित मृदा होती हैं वो शुष्क होती हैं और ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर सामान्यतः क्रिया देखने में मिलती है। तो शुष्क मृदा और आपके कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये जो प्रक्रिया होती है वो देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप देखो बच्चों, जो भस्म होते हैं अर्थात जो क्षार होते हैं वो निक्षालित होकर नीचे चले जाते हैं और मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो इसके अंदर अपन एक दो चीज़ और नोट डाउन कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो बच्चों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह प्रक्रिया शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। ध्यान रखने की बात है बच्चों, यह प्रक्रिया शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर संपादित होगी और इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो क्षार होते हैं वो निक्षालित होकर नीचे चले जाएंगे, अर्थात जो भस्म होंगे उसकी मात्रा निक्षालित हो जाएगी। तो इसमें लिखते हैं इस प्रक्रिया में भस्म अर्थात क्षार निक्षालित होकर नीचे चले जाएंगे। इस प्रक्रिया में क्षार निक्षालित होकर बच्चों क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है आपके कैल्सीकरण की। अब हम अगली प्रोसेस जो देखते हैं वो है बच्चों आपके डीकैल्सीकरण। अगली जो प्रोसेस है मृदा निर्माण की वो है बच्चों डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण की बच्चों अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो मृदा है उस मृदा की संस्तर में से कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासित हो जाना ही क्या कहलाती है, डीकैल्सीकरण कहलाता है। अभी कैल्सीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ था, अवक्षेपण हुआ था। इसकी जस्ट अपोजिट जो क्रिया होती है अर्थात मृदा के संस्तरों में से कैल्शियम कार्बोनेट का जो निष्कासन हो जाता है उस प्रक्रिया को ही अपन क्या बोलते हैं, डीकैल्सीकरण कहते हैं। ये प्रक्रिया सामान्यतः जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं उन आर्द्र क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलती है। तो अपन यहाँ नोट करें बच्चों, तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि मृदा की संस्तरों में से कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन हो जाना ही
डीकैल्सीकरण निष्कासन हो जाना ही डीकैल्सीकरण कहलाता है। मृदा के संयंत्रों में कैल्शियम कार्बोनेट का निष्कासन हो जाना ही डीकैल्सीकरण कहलाता है। देखो बच्चों, इसमें प्रोसेस में होता क्या है, आपके अभी अपन ने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2 ये मृदा के अंदर उपस्थित है। ये मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट जो उपस्थित है बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इसमें से निकलकर ये बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, साथ में आपके बना देता है CO2, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट मृदा में से खत्म हो जाता है और उसकी जगह पर क्या बन जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट समाप्त हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डीकैल्सिनेशन। ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यह आपके CO2 है, इसको आप जानते हैं जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ही, ये है आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। मृदा में आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित था, ये कैल्शियम कार्बोनेट समाप्त हो जाता है, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीकैल्सीकरण। ये प्रक्रिया सामान्यतः आर्द्र क्षेत्रों के अंदर होती है। देखो बच्चों, ये प्रक्रिया कहाँ होती है, यह प्रक्रिया आर्द्र क्षेत्रों में होती है, आर्द्र क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर वर्षा क्या होती है बच्चों, पर्याप्त मात्रा में होती है, नमी बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर आपके डीकैल्सीकरण की प्रक्रिया संपादित होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद दो क्रियाएं आपकी और बच रही हैं, उन प्रक्रियाओं को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।